नमस्कार, मैं उमेश कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन नॉलेज एंड मोर पर। मैं बात कर रहा हूं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म की। इससे पहले मैंने लॉक इंसेक्ट के बारे में कंटेंट दिया था और सिल्क वर्म का क्लासिफिकेशन और उसके मॉर्फोलॉजी एंड देन काइंड्स के बारे में भी मैंने चर्चा किया था। आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो रिक्वेस्ट करूँगा वीडियो देख लें और इस वीडियो को बड़ी गौर से और ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसमें लाइफ साइकिल में जो पॉइंट्स मैं अभी क्लियर करूँगा आपको काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस पॉइंट मिलेंगे। आपको यहाँ से काफ़ी सारे सवाल आपको कई जगह पर देखने को मिले होंगे या मिल सकता है। इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस भी मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने का सोचा है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी मैं बताऊंगा, आर्थिक महत्व। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इंपॉर्टेंस रखता है, महत्वपूर्ण रखता है। तो वीडियो को बड़ी गौर से और ध्यान से देखिएगा। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। और चैनल पर पहले आप आए हैं, आप पहली बार आज देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की वीडियो की अपडेट आपको पुनः प्राप्त हो। शुरू करते हैं लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वर्म। अगर लाइफ हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं सिल्क वर्म की लाइफ हिस्ट्री के बारे में, तो हमें ये पता होना चाहिए इन जो सिल्क वर्म होता है, रेशम कीट होता है, वो यूनिसेक्सुअल होता है। कैसा होता है? यूनिसेक्सुअल इंसेक्ट होता है, मतलब एक लिंगी प्रकार का कीट होता है। एक लिंगी कीट होता है, याद रखेंगे, एक लिंगी कीट होता है। इनके जो प्रजनन काल के बारे में बात करते हैं, अगर जनन काल के बारे में बात करें तो ये जून जुलाई जो कि लगभग समर वैकेशन, समर वाला जो भाग होगी, समर डेज़ में, गर्मी के दिनों में या ग्रीष्म ऋतु में कह सकते हैं आप लोग, समर सीज़न कह सकते हैं, वहाँ पर इनका जीवन काल या इनका प्रजनन काल आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, शुरू करते हैं इसके लाइफ साइकिल में सबसे पहले हम आते हैं लाइफ हिस्ट्री में। इसमें सबसे पहली प्रोसेस जो होती है वो होती है कॉपुलेशन, या जिसको हम लोग कहते हैं मैथुन की प्रक्रिया। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला पॉइंट क्या आएगा? कॉपुलेशन। ठीक है, कॉपुलेशन हिंदी में इसको कहते हैं मैथुन क्रिया। ठीक है, मैथुन के समय प्रौढ़ नर और मादा कीट अपने अपने एब्डोमेन की लास्ट हिस्से को आपस में सटाकर अपोजिट डायरेक्शन में माउथ करके मैथुन क्रिया या कॉपुलेशन को अंजाम देता है, मेटिंग प्रोसेस को अंजाम देता है, याद रखेंगे। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। मैथुन के समय प्रौढ़ नर और मादा कीट अपने अपने एब्डोमेन के आखिरी हिस्से को, लास्ट हिस्से को आपस में सटा देती है, अपोजिट डायरेक्शन में उनका माउथ होता है और मैथुन की क्रिया को संपन्न करती है। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक आउटर लाइफ स्केच कर देता हूँ। आप लोग ध्यान रखिए, जो मेल होता है थोड़ा छोटा होता है और फीमेल जो होती है वो थोड़ी बड़ी होती है, इसमें ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, तो मैं एक स्ट्रक्चर यहाँ पर शो कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। ठीक है, ये मैं बना रहा हूँ मेल का डायग्राम। ठीक है, और इनका फिन्स आपने देखे होंगे शुरू में, मॉर्फोलॉजी जब मैंने बताया था तो इनमें 2 पेयर ऑफ विंग्स आपको देखने को मिल सकते हैं। कितने पेयर? 2 पेयर। और मटमैली कलर की या ग्रे या धूसर रंग की इसमें चित्तीदार धारियाँ दिखाई दे सकती है, आपको धारियाँ देखने को मिल सकती है। सामने की तरफ आपको मिलेगा एंटीना। ठीक है, ये छोटा साइज़ का है तो ये होगा एडल्ट मेल। ठीक है, और सेकेंड होता है एडल्ट फीमेल। ठीक है, कॉपुलेशन पढ़े अपने, क्रॉस पढ़े, मतलब मैथुन की प्रक्रिया पढ़े, तो मैं यहाँ पर ऐसा एक क्रॉस कर रहा हूँ, याद रखेंगे आप के लिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ लें। अब दूसरा स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर जो ड्रा करने जा रहा हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है ये फीमेल बॉडी का है। फीमेल का जो आकार होता है, ये इसका शेप और साइज़ जो होता है वो थोड़े से बड़े होते हैं, इससे बड़े हुई दिखाई देंगे आपको। तो इस प्रकार से फूली हुई दिखाई देगी। इनका एब्डोमेन रीजन जो है वो काफ़ी ऐसा फूली हुई दिखाई देती है। फूली हुई होने के कारण ये है कि अंडे देने वाली होती है। तो इसमें भी इस प्रकार से ऐसा फिन फर्स्ट एंड देन ये सेकेंड फर्स्ट एंड देन ये सेकंड फिन्स, ये ऐसा फैला हुआ आपको दिखाई देगा। इसमें धारियाँ मटमैले रंग की या धूसर रंग की या भूरे रंग की आपको ऐसा दिखाई दे सकती है। ठीक है, सामने की तरफ आपको दिखाई देगी 2 टेंटिकल या एंटीना जो कह सकते हैं, स्पर्शक, और इसमें 3 जोड़ी पाद होते हैं, पैर होते हैं। पंख में ढके हुए होने की वजह से मैं यहाँ पर दिखाई नहीं दे, शो नहीं कर रहा हूँ आपको, या दिखाई नहीं दे रहा, आप ऐसा समझिए। इसमें ये होता है एडल्ट फीमेल, एडल्ट फीमेल है। ठीक है, तो फर्स्ट प्रोसेस आपने क्या पढ़ा? कॉपुलेशन पढ़ा,
उसमें जो मेल और फीमेल होते हैं वो अपने एब्डोमेन या उदर वाले हिस्से के नुकीले हिस्से को आपस में अपोजिट डायरेक्शन में माउथ रखता है, और इन हिस्सों से, एब्डोमेन वाले हिस्से से ये मटिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है, कॉपुलेशन करता है, मैथुन की क्रिया करती है। क्लियर है? ये जो मैथुन की प्रक्रिया है ये इस विशेष प्रकार के प्लांट जैसे ज़्यादातर शहतूत का जो कीट होता है वो बॉम्बेक्स मोराई होता है, उसमें शहतूत की पत्तियों में आपको देखने, मतलब उसके पौधों में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है। दूसरा इसमें जो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग कहते हैं फर्टिलाइजेशन। आफ्टर द कॉपुलेशन सेकेंड प्रोसेस होता है फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन मीन्स होता है निषेचन। फर्टिलाइजेशन मीन्स क्या होता है? निषेचन। ये जो निषेचन की प्रक्रिया है इसमें क्या होता है, जो मेल होते हैं वो स्पर्म को एक्सट्रैक्ट करते हैं, निकालते हैं, आइसोलेट करते हैं, पृथक्कृत करते हैं अपने शरीर से, और जो फीमेल के जो जर्मिनल सैक होता है, जननकोष्ठ होता है, वहाँ पर जो पहले से अंडे रहते हैं उसके साथ में फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न होती है, निषेचन की क्रिया संपन्न होती है। क्लियर है? तो इसमें लिखने वाले कोई विशेष इससे तो नहीं है, फर्टिलाइजेशन आप लोग पहले से जानते हैं, तो मैं इसको सिर्फ बोल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सिंपली मेल गैमेट क्या है? इसमें स्पर्म है का कंजुगेशन या संयुग्मन होगा फीमेल गैमेट से ओवम या एग से, ऐसा ओवम से। ठीक है। तो ये प्रक्रिया निषेचन कहलाती है। उसके बाद में थर्ड नंबर का जो प्रोसेस इसमें देखने को मिलता है, निषेचन के बाद क्या होगा? एग लाइंग होगा। क्या होगा? एग लाइंग या लेइंग, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। एग लेइंग या अंडरोपण बोलते हैं जिसको हम लोग। इसमें क्या होता है, मैथुन की क्रिया के समय, ये जब मैथुन की क्रिया संपन्न हो जाती है तो उसके बाद जो फीमेल इंसेक्ट रहती है वो रात्रि के समय में शहतूत की पत्ती की निचली सतह पर अंडे देना शुरू कर देती है। ठीक है। जो फीमेल होती है ये शहतूत की पत्ती की निचली सतह पर अंडे देना शुरू कर देती है। आप देख लीजिए यहाँ पर एक आउटर स्ट्रक्चर मैं ड्रा करने जा रहा हूँ। शहतूत की पत्ती में आपको ये देखने को मिल सकती है। आपने शहतूत की पत्ती देखे होंगे, ऐसे कटीले या कटान वाले होते हैं शहतूत की पत्तियाँ, ऐसे धारियाँ आपको सिरा विन्यास आपको देखने को मिल सकता है। इसमें क्या होती है, ये जो मादा कीट है प्रजनन क्रिया के बाद जब निषेचन हो जाता है तो रात्रि के समय में शहतूत की पत्ती की निचली सतह पर अंडे देना शुरू करती है। क्या देना शुरू करती है? ऐसे अंडे देना शुरू करती है। ठीक है। तो इसमें मैं नॉमिनेट कर देता हूँ, ये है लीफ ऑफ मलबेरी, शहतूत की पत्ती, और ये जो पिंक मैंने जो शो किया है ये है एग्स। ठीक है। एग लेइंग, अंडे देना शुरू कर दे। अंडे समूह में होते हैं, पत्ती की सतह पर चिपके और इकहरे स्तर में व्यवस्थित किए जाते हैं। याद रखना, जैसे सारे कंचे को आप पूरे ज़मीन में से बिछा के रखें उस स्तर में ये रखा जाता है, या उसी स्तर में या उस तरह से ही त्यागा जाता है अंडे को। एक बार में लगभग 300 से 400 तक अंडे देती है। ये कितने अंडे देती है? 300 to 400 के लगभग ये एक बार में देती है। ठीक है। आपस में वह पत्ती की सतह से चिपकाने के लिए एक पतला और लसदार तरल छोड़ती है। याद रखेंगे। ठीक है। वो एक चिपचिपे पदार्थ का श्रावण करती है, जिसको कहते हैं क्या बोल सकते हैं उसको, एक स्टिकी मटेरियल कह सकते हैं। अंडे देने के 4-5 दिन बाद में मादा मर जाती है। मतलब इसका जो लाइफ साइकिल होता है, आफ्टर द एग लेइंग 4 to 5 days, ये जो फीमेल होती है उसकी डेथ हो जाती है या उसकी मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। क्लियर है? अंडे देने के बाद में। उसके बाद में जो चौथी प्रक्रिया इसमें होती है, जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो होगा एग्स में प्रोसेस। तो एक समय क्या होगा, प्रत्येक अंडे जो होंगे वो कैसे होंगे? फ्लैट होंगे, चपटे होंगे। फ्लैट होते हैं, चपटे होते हैं, या राउंड शेप्ड हो सकते हैं। लाइट येलो कलर का होता है, वह लाइट येलो कलर का आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये मैच्योर हो गया तो ये ग्रे कलर का भी आपको देखने को मिल सकता है, ग्रे कलर का। मतलब अंडे जब पूरी तरह से मैच्योर हो जाते हैं तो ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? उसके बाद में आता है नेक्स्ट प्रोसेस, नेक्स्ट कंडीशन इसमें देखने को मिलेगा लाइफ साइकिल में, वो होता है एग
लैशिंग बोलते हैं, जिसको आप एग हैचिंग कहें तो ज़्यादा अच्छा है। एग हैचिंग, एग हैचिंग मतलब होता है अंडे से एनिमल्स का बाहर निकलना। अंडे फूटने का समय होता है जो समर सीज़न होता है, समर सीज़न में 10 to 12 डेज, ठीक है। और विंटर सीज़न में 30 डेज में अंडे से एक लार्वा बाहर निकलता है, ठीक है। एक से क्या निकलता है, लार्वा बाहर एक ब्रेक डाउन होता है, टूटता है और वहाँ से एक लार्वा बाहर निकलता है। मतलब उचित ताप पर कई घंटों के बाद में हर एक अंडा से छोटा छोटा लार्वा या डिम्भक निकलता है, ठीक है। उन लार्वा को, उन अंडों जो अंडे से निकले हुए हैं, इसको इस समय इल्ली या कैटरपिलर या सुंडी कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैटरपिलर या सुंडी या इल्ली कहते हैं। आपने जब क्लासिफिकेशन देखे थे इसका, तो क्लासिफिकेशन में मैंने बताया था कि ये लेपिडोप्टेरा ऑर्डर का होता है, अर्थात इसमें लार्वा कैटरपिलर के रूप में होता है। मतलब आगे आपको अंडे से निकले हुए जो एनिमल होंगे वो किस प्रकार से दिखाई देंगे आप देख सकते हैं। वो लगभग इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं, इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे आउट ग्रोथ के रूप में आपको देखने को मिलेगा। ये इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। ये है कैटरपिलर लार्वा। क्या ये? कैटरपिलर लार्वा, सुंडी बोलते हैं जिसको आप लोग, इल्ली कहेंगे आप इसको। क्या कहेंगे इसको? इल्ली। नीचे की तरफ जो हेड वाला हिस्सा होगा, ये वाला हो गया हेड, ठीक है। ये इससे एग हैचिंग के बाद में जो इल्ली निकलती है, जो लार्वा होता है, लगभग समर सीजन में 10 से 12 दिन में और विंटर सीजन में 30 दिन के दौरान ये निकलती है अंडे से। नेक्स्ट आता है इसमें कैटरपिलर का थोड़ा सा वर्णन करना ज़रूरी होता है। कैटरपिलर क्या होता है वो जानना चाहिए। कैटरपिलर, इल्ली या सुंडी, अंडों से निकलने वाले सुंडी लगभग 3 मिलीमीटर के होते हैं। मतलब इसकी साइज़ बताई जाती है 3 मिलीमीटर लेंथ वाली, लंबाई की, ठीक है। वाइट कलर की देखने को मिल सकती है। इसके जो माउथ पार्ट होते हैं काटने और चबाने के लिए उपयोगी होते हैं। और इनका जो थोरैक्सिक हिस्सा होता है, थोरैक्स जो हिस्सा होता है, उसमें 3 पेयर लेग्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसका जो एब्डोमिन हिस्सा रहेगा, पिछला वाला हिस्सा, ये 10 सेगमेंट में बटा होगा। 10 सेगमेंट या 10 खंडों में बटा हुआ रहेगा। उसमें 5 लेग्स आपको देखने को मिलेंगे। पहले 5 लेग्स जो देखने को मिलेंगे, ये 3, 3rd, 4th, 5th, 6th एंड 10th सेगमेंट में आपको देखने को मिलेंगे। 10th सेगमेंट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो एब्डोमेन का जो लास्ट हिस्सा होता है, 8th जो पोर्शन होता है, उसमें पृष्ठीय सतह पर एक छोटा सा पीछे की ओर मुड़ा हुआ एक श्रृंगी उपांग पाया जाता है, जिसको हम लोग डॉर्सल हॉर्न कहते हैं। क्या बोलते हैं? डॉर्सल हॉर्न बोलते हैं। ये वाला श्रृंगी उपांग बोलते हैं हिंदी में इसको। ये क्या है? डॉर्सल हॉर्न। ये दिखाई देता है आपको 8वें खंड में। कौन से खंड में मिलेगा? ये 8th नंबर के खंड में आपको देखने को मिलेगा। ये है 8th सेगमेंट। क्लियर है? समझ गए होंगे आप। उसके बाद आगे जब जाएंगे हम, तो शरीर में, इसकी पूरी बॉडी में कई स्पाइरिकल देखने को मिलेगा आपको। स्पाइरिकल ये ऐसा सूक्ष्म छिद्र अनुमा काले काले संरचना में आपको दिखाई देगा। ये होता है स्पाइरिकल। ये क्या है? स्पाइरिकल्स है ये, ठीक है। सूक्ष्म छिद्र होता है। समझ में आया होगा आपको, ठीक है। इसमें 15 पेयर ऑफ मोल्टिंग ग्लैंड्स पाई जाती है। क्या पाई जाती है? 15 पेयर ऑफ मोल्टिंग ग्लैंड्स। 15 पेयर ऑफ मोल्टिंग ग्लैंड्स इसमें मौजूद होती है, अर्थात 15 जोड़ी इसमें निर्मोची ग्रंथि होती है। शरीर पर झुर्रियाँ पाई जाती है, ठीक है। रेसे रेसे आपको दिखाई देंगे, मतलब ऐसा सिकुड़ा हुआ दिखाई दे सकता है आपको।
कैटरपिलर जो होता है अंडे से निकलते ही जो मलबेरी की पत्ती होती है उसको खाते खाते 4 से 5 दिन बाद वो शिथिल हो जाती है और फर्स्ट मोल्टिंग होता है। मतलब पहली मोल्टिंग जो होती है लगभग 4 से 5 दिन बाद होता है। उसके बाद क्या होता है, उसके त्वचा से, बाहरी त्वचा से के अंदर से एक बड़ी इल्ली निकलती है। शहतूत की पत्ती को खाकर आकार में वृद्धि करती है। 6 से 7 दिन बाद में दूसरा मोल्टिंग होता है। 3 से 4 दिन बाद में तीसरा मोल्टिंग। 7 से 8 दिन बाद में चौथा मोल्टिंग होता है। मतलब आपको ये मोल्टिंग की प्रोसेस पता होना चाहिए। जो इल्ली, जो कैटरपिलर अंडे से निकली हुई है, वो पहले 4 से 5 दिन बाद में, आफ्टर द 4 to 5 days, फर्स्ट मोल्टिंग कंप्लीट होता है। फर्स्ट मोल्टिंग कंप्लीट होती है 4 से 5 दिन में, ठीक है। और फर्स्ट मोल्टिंग हुआ, एक बड़ी इल्ली निकली, शहतूत की पत्ती को फिर से खाते रहेगी, आकार में बढ़ेगी। और 6 से 7 दिन बाद में फिर सेकंड मोल्टिंग होगा। 6 से 7 दिन बाद में सेकंड मोल्टिंग होता है। सेकंड मोल्टिंग होगा, क्लियर है। उसके 3 से 4 दिन बाद में, इसके 3 से 4 दिन बाद में फिर से थर्ड मोल्टिंग होगा। थर्ड मोल्टिंग मेटामॉर्फोसिस समझ सकते हैं, कायांतरण समझ सकते हैं, रूप का बदलाव समझ सकते हैं, रूप में बदलाव समझ सकते हैं, ठीक है। थर्ड मोल्टिंग हुआ, थर्ड मोल्टिंग होता है। उसके 7 से 8 दिन के बाद फोर्थ मोल्टिंग होता है, क्लियर है। इसके बाद 7 से 8 दिन तक शहतूत की पत्तियों पर भोजन करती हुई अपने आकार में वृद्धि करती है। पूर्ण विकसित इल्ली की लंबाई लगभग 8 सेंटीमीटर की हो जाती है। मतलब इस समय इल्ली की लंबाई 8 सेंटीमीटर की हो जाती है, 8 सेंटीमीटर के लगभग हो जाती है। सुंडी का जो जीवन काल होता है, इसका जो लाइफ होता है वो 30 to 35 डेज़ की होती है। 30 से 35 दिन की अवधि तक ये जीवित रहने वाली होती है कैटरपिलर या सुंडी, क्लियर है, आप समझ गए होंगे, ठीक है। इसमें लेग्स की बात हमने किया था, तो इन सामने के हिस्से में जो पाई जाती है इस प्रकार की, ठीक है। तो ये वाला होगा थोरैसिक ट्रू लेग्स बोलते हैं जिसको हम लोग, ठीक है। और ये जो पीछे की हिस्से में और जो दिखाई देगी आपको इस प्रकार की संरचना में, ठीक है, ऐसा ये इस प्रकार लास्ट के हिस्से में। और ये वाला होता है एब्डोमिनल सीडोपोड, सीडो लेग्स बोलते हैं, सीडो लेग्स है, क्लियर है, आप समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं कैटरपिलर के बाद में आता है कोकून फॉर्मेशन। नेक्स्ट पॉइंट इसमें होता है, कैटरपिलर तो निकल गए, कैटरपिलर तो आप समझ गए। इसके बाद में होता है कोकून फॉर्मेशन। कोकून फॉर्मेशन, कोए का निर्माण बोलते हैं हिंदी में इसको, क्या बोलते हैं, कोए का निर्माण बोलते हैं। जब कैटरपिलर 8 सेंटीमीटर हो जाती है, ठीक है, काफ़ी बड़ी हो जाती है आकार में, मैंने परिपक्व हो जाती है, तो अब वहाँ पर पत्ती खाना बंद कर देती है। शरीर में शरीर का रंग उसमें हल्का पीला होने लगता है, लाइट येलो होने लगता है, याद रखना, बॉडी का जो कलर है। इसका मुख्य उपांग रेशम बनाने वाली लार ग्रंथियों में विकसित हो जाते हैं। उसके जो माउथ पार्ट होते हैं वो रेशम बनाने वाली लार ग्रंथि में विकसित हो जाते हैं। मतलब रेशम क्या है, इनके शरीर से निकला हुआ लार है, इनके माउथ से निकला हुआ लार है, जो द्रव रेशम का श्रावण करने लगती है। वो जो द्रव रेशम होता है लार वाहिनियों में प्रवाहित होकर कीट के मुख में खुलने वाली एक सामान्य निकास नली, जिसको स्पिन रेट कहते हैं, वहाँ पर पहुँचता है। मतलब इसके माउथ पार्ट में एक ऐसी संरचना बनी हुई रहती है जहाँ से मुख में खुलती है और सामान्य नली, स्पिन रेट कहते हैं, वहाँ पर पहुँचता है। बाहर निकलने पर जो द्रव होता है वो 5 तंतुओं में कठोर हो जाता है। पांचों तंतु 2 अन्य ग्रंथियों से निकले हुए एक चिपचिपे पदार्थ सेरेसिन द्वारा आपस में चिपक कर रेशम सूत का निर्माण कर लेता है। मतलब पतले पतले रेशे के समान निकलते हैं, जो कि लगभग 5 थ्रेड के रूप में निकलते हैं, काफ़ी मजबूत हो जाते हैं। बाद में इस पर एक आवरण चढ़ता है जिसको बोलते हैं सेरिसिन। ये जो सेरिसिन का आवरण है जो कि चिपचिपा होता है, उसके चिपकते ही सूत का निर्माण कर लेता है। रेशम के धागे कैटरपिलर के शरीर के चारों ओर लिपट कर एक पीपल केस बना देता है। मतलब उसमें क्या होगा, जो रेशम के जो धागे हैं वो कैटरपिलर के चारों तरफ, अभी पढ़े ना कि लार निकालता जाता है, रेशम बनता है, तो उस चारों तरफ क्या बनती है, एक पीपल कैस बनाते जाती है। क्या बनाते जाती है, पीपल कैस बनाते जाती है, कोष्ठ बनाते जाती है। वो पीपल केस को ही हम लोग कहते हैं कोकून। क्या कहते हैं, कोकून या कोए कहते हैं, समझ गए। केवल एक कैटरपिलर 3 से 4 दिन में लगभग 1000 से 1500 मीटर लंबा धागा बना लेता है। ये आपको पता होना चाहिए। कोकून निर्माण की जो प्रक्रिया होती है वो डार्क प्लेस में या फिर अंधेरे के समय होती है, ठीक है। मतलब एक जो कैटरपिलर होता है 3 से 4 दिन में लगभग 1000 से 1500
मीटर के लगभग 1500 मीटर के लगभग थ्रेड ऑफ सिल्क का फॉर्मेशन कर लेती है, धागे का निर्माण कर लेती है, या ये कहें कि रेशम का फॉर्मेशन इसमें कर लेती है। ठीक है, तो कैटरपिलर है क्या बनाती है, अभी आपने पढ़ा कोकून का फॉर्मेशन करती है। कैटरपिलर के चारों तरफ किसका बनाया निर्माण होगा, रेशम बुनाते जाएगा और ये अंदर रह जाएगा। कहने का मतलब होता है यहाँ पर जो फॉर्मेशन होगा वो कोकून का होगा। ये लगभग इस प्रकार का ऐसा कोए का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, कोकून या कोए का निर्माण होगा, जो कि वाइट या लाइट येलो क्रीमी कलर का आपको देखने को मिलेगा। ये कोकून का फॉर्मेशन हो जाता है। समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोकून का फॉर्मेशन हुआ। अब एक निश्चित समय के पश्चात क्या होता है, उन कोकून या कोए से फॉर्मेशन अब कोकून के बाद में नेक्स्ट आता है इसमें 8 नंबर में कोकून के बारे में। कोकून फॉर्मेशन हुआ। अब कोकून का थोड़ा सा ये जो पूर्ण विकसित कोए होते हैं ये लगभग 38 मिलीमीटर लेंथ वाली होती है। 30 मिलीमीटर लेंथ इसकी होती है, लेंथ 19 मिलीमीटर विड्थ होती है, चौड़ाई होती है इसकी। ठीक है, आकार की बात करें तो एक शब्द होते हैं अंडाकार, वाइट और येलो रंग की आपको दिखाई देगी। ठीक है, ये होता है कोकून। उसके बाद में नेक्स्ट होता है इसमें कोकून का तो संरचना हो गया। अब होता है प्यूपा और क्राइसेलिस। इसकी जो अगली अवस्था होती है ये होती है प्यूपा और क्राइसेलिस। प्यूपा और क्राइसेलिस जो होता है ये 15 दिन में जो कोकून के अंदर जो कैटरपिलर रहता है वो डेवलपमेंट करके प्यूपा में बदल जाता है। मतलब आफ्टर 15 डेज जो कोकून के अंदर कैटरपिलर रहता है वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब कैटरपिलर कन्वर्ट इनटू प्यूपा आफ्टर 15 डेज। ठीक है, फ्रॉम कोकून फॉर्मेशन। वहाँ से कोकून फॉर्मेशन जैसे हुआ है उसके 15 दिन बाद में किसका निर्माण कर लेता है, प्यूपा का फॉर्मेशन कर लेता है। प्यूपा का फॉर्मेशन किससे होता है, कैटरपिलर से होता है, कैटरपिलर से होता है। ठीक है, ये हो गया क्लियर। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है इसमें जो देखने को मिलेगा आपको, एडल्ट मॉथ। क्राइसेलिस बन गया, 15 दिन में प्यूपा कैटरपिलर का निर्माण हो गया। अब होता है एडल्ट मॉथ का फॉर्मेशन होगा, अर्थात वयस्क शलभ का निर्माण होगा। प्यूपा से वयस्क मॉथ बनने में गर्मी की ऋतु में 20 से 25 दिन, सर्दी में 3 महीने का समय लग जाता है। मतलब प्यूपा से एडल्ट एनिमल का फॉर्मेशन करने में अगर समर है, गर्मी की ऋतु है, तो ये 20 से 25 दिन में ये बनेगी एडल्ट मॉथ। और अगर विंटर है तो 3 से 5 महीने का भी समय लग सकता है। वयस्क जो होता है वो वयस्क मॉथ जो होता है बाहर निकलने के लिए अपने मुख से एक क्षारीय एल्केलाइन का स्रावन करती है। एक बेसिक पदार्थ एल्केलाइन, ठीक है, जो कि एक क्षारी होता है, इसका स्रावन करती है। कोकून का सिरा आर्द्र हो जाता है और वयस्क मॉथ जो होता है उस सिरे को चीर कर बाहर आ जाता है। बाहर आने के तत्काल बाद ही मैथुन क्रिया करती है और मादा अंडे देती है। 3-4 दिन में दोनों को मृत्यु हो जाती है। प्रक्रिया लगातार चलते रहती है। कहने का मतलब ये है कि जो कोकून होता है, ठीक है, वो कोकून क्या करेगी, इसको कट करेगी। क्या करेगी, कट करेगी। देखिए इस प्रकार का अंदर एक कैटरपिलर रहता है। ठीक है, यह है आपका कोकून। क्या है ये, कोकून। तो कोकून के अंदर में आपको मिलेगा क्राइसेलिस या प्यूपा। 15 दिन के बाद ये बाहर आएगी शरीर से। 15 दिन में ही क्राइसेलिस या प्यूपा बनाएगी। प्यूपा एक माउथ हिस्से पर एक जो क्षारी द्रव होता है उसको स्रावित करते रहती है, जिसके कारण वो हल्का आर्द्र हो जाता है और उस हिस्से को चीरकर वो बाहर निकल आती है। क्राइसेलिस कोकून को कट करके, कोकून कट ओपन ऐसा कह सकते हैं आप, यहाँ पर लिख सकते हैं आप। ठीक है, उसके बाद यहाँ से बाहर आएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी एडल्ट मेल में और एडल्ट फीमेल में कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर है, समझ में आया। दोनों बाहर आती है और फिर से वही प्रक्रिया करती है जो शुरू में पढ़े आपने। 3 से 4 दिन पहले बाहर आती है,
मैथुन की क्रिया करेगी, अंडे देगी और 3-4 दिन बाद में दोनों को फिर से मृत्यु हो जाती है। ये तो था कंप्लीट लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्क वर्म। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम लोग इसके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के बारे में। ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इसलिए जानना ज़रूरी है आपको, क्योंकि अगर आप किसी एनिमल का पढ़ रहे हैं उसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं पता तो कहीं ना कहीं ज्ञान अधूरा होता है। तो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या, इसका आर्थिक महत्व है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, रेशम कीट तो मनुष्य के लिए लाभदायक इसलिए है क्योंकि रेशम कीट से हमको रेशम या सिल्क प्राप्त होता है। समझ लीजिए, रेशम में सिल्क प्राप्त होते हैं जो कि काफ़ी कोमल, मजबूत और चमकदार रेशम प्राप्त होता है। रेशमी वस्त्र बनते हैं, आपको पता है। ठीक है, जो कि पहले सोने के तौल में बेचा जाता था। कहना चाहिए कि पहले जो सिल्क प्राप्त होती थी वो काफ़ी कॉस्टली होते थे, ऐसा समझ लीजिए उसको, काफ़ी महत्वपूर्ण है मतलब हमारे लिए। ठीक है, रेशम का उपयोग पहले युद्ध में बहुत करते थे, अभी भी युद्ध में हवाई छतरियाँ बनाने में करते हैं। मतलब इससे रेशम से पैराशूट बनाने में उपयोगी है, हवाई छतरियाँ बनाने में उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें अगर तो टसर जो सिल्क मॉथ होता है उसकी कोए से तेल भी निकाला जाता है। मतलब इससे ऑयल भी प्राप्त कर सकते हैं किसी एक प्रजाति से। टसर रेशम कीट जो पढ़े हैं आपको अगर याद होगा, टसर रेशम कीट मैंने बताया था काइंड्स में। टसर जिसको एंथ्रिया पफिया भी कहते हैं, ऐसा मैंने बताया था। एंथ्रिया पफिया की एक प्रजाति है जिससे उसके कोकून से मतलब मौत से तेल निकाला जाता है, जिससे मेडिसिन्स, कई प्रकार की मेडिसिन्स या औषधि का फॉर्मेशन किया जाता है, मेडिसिन्स का फॉर्मेशन किया जाता है। क्लियर है। अब बात आती है जो सेरीकल्चर होता है। सेरीकल्चर कहने का मतलब होता है रेशम उद्योग या रेशम कीट पालन, अर्थात विज्ञान की वह शाखा जिसमें मधुमक्खी को रेशम कीट को पालने और उनसे रेशम प्राप्त करने की विधियों का वर्णन करते हैं या अध्ययन करते हैं, उसको सेरीकल्चर कहते हैं। तो मतलब सेरीकल्चर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको याद रखेंगे, सेरीकल्चर। ठीक है, इसको बोलते हैं रेशम कीट पालन बोलते हैं। मतलब पहले रेशम कीट को हम पालन पोषण करते हैं, उसके बाद वहाँ से रेशम उत्पादन करने की विधि का अध्ययन करते हैं। रेशम उद्योग में क्या करते हैं, रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीट के जो कोकून रहते हैं, कोए रहते हैं, उन सबको गर्म पानी में डुबा कर रखते हैं, कोकून को मार दिया जाता है। ठीक है, उस प्रक्रिया को स्ट्रिपलिंग कहते हैं। अगर प्यूपो को कोकून से स्वयं ही बाहर निकलने दिया जाए तो रेशम के धागे को कटिंग करके बाहर निकलता है। जैसे मैंने बताया था ना कि एक क्षारीय द्रव को श्रावण करता है, आर्द्र हो जाता है, वहाँ पर कट करके बाहर निकल जाता है, धागे कट जाते हैं। ठीक है, ऐसा है क्या है, गर्म पानी में डुबा दे, उसको मार दे। प्यूपो को मारने के बाद गर्म पानी में अच्छे से चमकदार और रंग के आधार पर कोकून को छांट ले जाता है। मतलब अलग अलग क्लासीफाई कर ले जाता है, कौन से कोकून का कलर कैसा है, क्वालिटी कैसी है। उबले हुए कोयों से धागा उधेड़ते हैं। 4 से 5 कोए के बाहरी छोरों को मिलाकर एक विशेष प्रकार की लकड़ी के छिद्र से गुजारते हैं, जिन्हें आइलेट कहते हैं, गाइड कहते हैं। उस छिद्र का संबंध एक चक्र से होता है, मतलब 4-5 कोकून से एक साथ धागे चक्र पर लिपटते जाते हैं। ठीक है, उन्हीं धागों को फिर दूसरी चरखी पर लपेटते हैं। वो रॉ सिल्क होता है, कच्चा रेशम होता है। बाद में क्या होता है, उन कच्चे रेशम को फिर से पानी में, जो उबलते हुए पानी रहते हैं उसमें कई प्रकार के रासायनिक अम्ल के घोल तैयार करके रखती हैं, उसमें डुबाते हैं, जिससे उसमें काफ़ी चमक आ जाती है। वो आपस में ऐड कर रेशम के पक्के धागे बना लेते हैं। लगभग 25,000 कोकून से 455 ग्राम रेशम प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगर 25,000 कोकून हैं तो इससे लगभग 454 ग्राम रेशम प्राप्त होता है, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, इसके लिए पालने के लिए बाग लगाना पड़ता है। सहतूत का बाग लगाएं या इसके जो पोषक पौधे हैं उसका बाग लगा सकते हैं आप लोग। ठीक है, खाने के लिए हरी पत्तियां उसको मिलना चाहिए, उसके कैटरपिलर को। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देखे होंगे कि यहाँ पर लाइफ साइकिल मैंने बताया है कि क्या क्या कंडीशन होती है, कौन कौन सी अवस्थाएँ आपको देखने को मिलती है, इसमें पूरा मैंने वर्णन किया है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस भी मैंने बताया है, बहुत अच्छे से इसको तैयार कर लीजिएगा। अगर कहीं कोई समस्या आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में आप लिख सकते हैं मुझे, कोशिश करूंगा कि जवाब देने का। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।